मंच पे विराजमान सभी वरिष्ठ और विशिष्ट मेरे कई मित्र, मैं अलग अलग नाम नहीं लूँगा, लेकिन देश के विभिन्न विभागों से, हिस्सों से, सांसद से, उद्योग से, चुनाव आयोग से, पत्रकारिता से और नौकरशाही से, उसके अलावा आप लोग सब विशिष्ट अतिथि भाइयों और बहनों, लेकिन सबसे आगे, सबसे ऊपर मित्र मनोज टिब्रीवाल जी। पहले तो दो आकस्मिक चीज़ें हुई थी। एक तो आकस्मिक प्रमोशन हुआ था, जिसको अंग्रेज़ी में ब्लडलेस कू कह सकते हैं। मैं मुख्य अतिथि नहीं था, सिर्फ विशिष्ट अतिथि था। तो मैं उस ब्लडलेस कू को स्वीकार तो करता हूँ, लेकिन किसी की एवज़ में मेरे अभिन्न मित्र कॉलीग अखिलेश जी, एक बहुत ज़बरदस्त युवा लीडर हैं, और दूसरा ब्लडलेस कू कुरैशी जी ने कर दिया डिमोशन करके। मेरा तो प्रमोशन हुआ, वहाँ नवीन जिंदल को हटा दिया गया। तो मैं बता रहा था शालू जी को कि आपका अभी तक जो है गुस्सा का प्रकोप वहाँ तक नहीं पहुँचा है। वो दूसरी यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं। दोस्तों, वैसे मुझे जो कार्ड भेजा गया था उसमें लिखा था समकालीन प्रेस के विषय में भी बातचीत होगी, तो मैं कुछ चीज़ें उसमें कहूँगा और मेरा मार्ग थोड़ा आसान कर दिया है कुछ पहले के स्पीकर्स ने उसके बारे में जिक्र करके। लेकिन शुरुआत निश्चित रूप से मनोज और उसके अभियान से करनी पड़ेगी। वो बधाई के पात्र तो हैं ही। 9 साल पहले भी मैं उद्घाटन के वक्त था, और आज मुझे बहुत गौरव होता है कि ये एक मशाल जलाकर काम कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में कभी बारूद लगाते हैं, कभी रोशनी दिखाते हैं, कभी आईना दिखाते हैं, लेकिन हर चीज़ में अपनी पूरी बुलंदी दिखाते हैं। और आसान नहीं होता है, ये शुरुआत करना आसान नहीं होता है, मेंटेन करना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने हमेशा देखा है इनके बेबाक और सकारात्मक रुख को, ऑप्टिमिज्म इनके अंदर हमेशा देखा है मैंने, जो मुझे याद दिलाता है उस कहावत को जो मैं समझता हूँ इनकी सोच भी है कि कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं हो सकता। इनका नाम भी आकाश पता नहीं कैसे पड़ा है, लेकिन कौन कहता है कि आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। और उन्होंने इसी रुख से ये शुरुआत की है, इसी रुख से ये पनपे हैं, आगे बढ़े हैं, और आज हम मिले हैं नवे वर्ष में, नवी वर्षगांठ पे, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये दिन दुगने रात चौगुनी स्पीड से आगे अग्रसर रहेंगे। दोस्तों, दूसरा पहलू मैं समझता हूँ कि प्रेस को, जब हम प्रेस के बारे में बात करते हैं और समकालीन प्रेस की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना खतरा या जितना डर पैदा प्रेस को बाहर से हो सकता है, जो हम समझते हैं सरकार या सेंसरशिप या और कई तौर तरीक़ों से, उससे कहीं ज़्यादा, और उसको हम देख रहे हैं, आंतरिक होता है। प्रेस को अगर सबसे ज़्यादा भय होना चाहिए तो उसको प्रेस के कई ऐसे अंगों द्वारा, जो मैं समझता हूँ आज प्रेस कहलाने के योग्य नहीं रहे। किसी ने अभी गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया था शब्द का, लेकिन और ये हमारे संविधान की बात नहीं है, गणतंत्र की बात नहीं है, लोकतंत्र की बात नहीं है, इतने ज़बरदस्त मानव अधिकार व्यापक उनकी बात नहीं है, एक बहुत डायनेमिक न्यायपालिका की बात नहीं है। ये बुनियादी रूप से बात है महत्वाकांक्षा की, कभी महत्वाकांक्षा की, कभी लालच की, कभी भय की। और अगर ये चीज़ें प्रेस में आ जाएं, फोर्थ स्तंभ में आ जाएं, तो हम जो उसको स्तंभ का एक जो दर्जा देते हैं, क्योंकि कानून में जब बनाई गई थी किताबें तो सिर्फ 3 स्तंभ माने गए थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। ये चौथा स्तंभ बना इसलिए अपने आप, संविधान द्वारा नहीं बना। आपको आश्चर्य होगा, आज तक हमारे संविधान में प्रेस नामक शब्द नहीं है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाले अनुच्छेद में।
लेकिन इसलिए दिया गया क्योंकि ये स्तंभ है वास्तव में। तो अगर आपके स्तंभ के आंतरिक अंग ऐसा सोचेंगे, ऐसा करेंगे, तो देश के लिए दुर्भाग्य होगा, क्योंकि एक स्तंभ कमज़ोर हो जाएगा। वही बात है कि मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, लेकिन शर्त हुजूरी थी। लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। जब तक आप ये मशाल और ये जिम्मेवारी लेके नहीं चलेंगे पत्रकारिता में, तब तक आपको चौथे स्तंभ कहलाने का, उपाधि पाने का हक नहीं है। मुझे याद आता है कई बार जो मैं प्रेस के बारे में आजकल कहानियाँ सुनता हूँ, और ये गोदी मीडिया वो शब्द आया है शेरलॉक होम्स से। शेरलॉक होम्स ने कहा कि जब वो किसी चीज़ को तहकीकात करने गया तो उसने कहा तो ये सब तो यहाँ वॉच डॉग थे। तो वॉटसन ने कहा कि नहीं, ये तो लैप डॉग थे, लैप डॉग भौंका नहीं करते। वहीं से ये गोदी मीडिया का शब्द आया है। मुझे याद आता है अडवाणी जी ने इमरजेंसी में कहा था कि व्हेन पीपल वर आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड। बहुत हद तक वो बात इमरजेंसी के बाद भी लागू होती है, समकालीन रूप से भी लागू होती है, कई ऐसे वर्गों और अंगों को भी लागू होती है जिनको आवश्यकता है न बेंड करने की, लेकिन वो क्रॉल करने के लिए तैयार है। तीसरा पहलू दोस्तों जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो कुछ हद तक कहा किसी ने पहले मेरे, वो है विशेष रूप से, और ये दुख करता है क्योंकि मैंने अपना करियर राजनीति में विजुअल मीडिया के साथ ही शुरू किया था, तस्वीर वाली मीडिया। उस वक्त तो ये ओबी वैन्स वगैरह नहीं होती थी। लेकिन दुख इसलिए करता है कि जो परंपरागत मीडिया है या तस्वीर मीडिया विशेष रूप से, वहाँ पर जो कॉकटेल देखता हूँ मैं, एक ज़बरदस्त कॉकटेल है जो आपकी किसी पार्टी या लिकर के कॉकटेल के कहीं आगे है। वो कॉकटेल आप हर दिन शाम को देखते हैं, पक्षपाती एंकर्स, चीखते हुए पैनलिस्ट्स, पहले से चुने हुए प्रतिभागी जो बुलाए जाते हैं इस कारण से कि कितनी गाली एक तरफ से एक तरफा दे सकें आप, एक तरफा मत रखने वाले लोग। तो ये कॉकटेल चलता है हर दिन, और इसलिए अभी तक मैं समझता हूँ आंशिक रूप से जो प्रिंट मीडिया में गिरावट हुई है वो कम हुई है विजुअल मीडिया से। लेकिन विजुअल मीडिया कहाँ, आज हमारे यहाँ 400 कितने मिलियन, 500 मिलियन लोग देखते हैं, कितने हज़ारों चैनल्स हैं, उनकी हालत क्या हुई हमको सोचना चाहिए। हमको यानी मीडिया को आत्मचिंतन करना चाहिए। बाहरी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ से कहाँ इस कॉकटेल ने आपको पहुँचा दिया है। मेरा चौथा बिंदु, ये सब आधारित है एक बहुत बड़े फ्रॉड पे। ये जितना भी कॉकटेल है और जितनी चीज़ें हैं बहुत बड़े फ्रॉड पे आधारित है, और मैं विशेष रूप से विजुअल मीडिया की बात कर रहा हूँ। वो फ्रॉड है, वो धोखा है, 3 लेटर्स TRP। ये TRP का जो धोखा है, ये ऐसा ज़बरदस्त धोखा है कि आप समझ सकते हैं कि इस देश के 140 करोड़ मान लीजिए, 130 करोड़ मान लीजिए, 150 करोड़ मान लीजिए, लोगों की मंशा आप जानने का प्रयत्न करते हैं लगभग 35,000 से 40,000 या 45,000 मीटर्स द्वारा। तो मैं तो 20 साल पहले कहा था कि इसके लिए तो एक लघु चित्र नोबेल प्राइज़ फॉर लघु चित्र, नोबेल प्राइज़ फॉर मिनिचराइजेशन मिलना चाहिए, कि आप निश्चित करते हैं मंशा देखने वालों की इन 35 से 45,000 मीटर्स। वो एक अलग कहानी है, मैं जानता हूँ उसके बारे में, कहाँ लगाए जाते हैं, किस समय लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन उसके आधार पर TRP निश्चित होता है, ये सिर्फ पूरी बात नहीं है। बात यह है कि उसके आधार पर इश्तिहार निश्चित होते हैं, और इश्तिहार के आधार पर सामग्री निश्चित होती है। सामग्री यानी कंटेंट। तो आपको क्या परोसा जाता है वो निश्चित करता है इश्तिहार वाला, और इश्तिहार वाला बेचारा वही करता है जो TRP कहता है। और TRP कहता है कि 150 करोड़ के देश में 35,000 या 40,000 मीटर निश्चित करेंगे कि किसको क्या पसंद है, और पसंद क्या है, वो कॉकटेल, वो चीखना, वो पक्षपाती, वही एक तरफा प्रश्नावली। मेरा 5वां बिंदु है कि इसी कारण से आज सबसे ज़्यादा अगर सार्थकता है तो जिसको आप सामाजिक मीडिया कहते हैं, इस कारण से हुई है।
जब मैंने शुरू किया था ये खेल तब सोशल मीडिया नहीं के बराबर थी, लेकिन आज उसकी महत्ता, उसकी बहुत ज़बरदस्त एक जो जगह है, और उसमें मैं समझता हूँ कि विजुअल में OTT भी आ जाता है, लेकिन मैं अभी ज़्यादातर सामाजिक मीडिया की बात कर रहा हूँ। एक एंटरटेनमेंट के सेक्टर में OTT भी आ गया है वहाँ पर। वो इसीलिए है क्योंकि वो अभी तक तुलनात्मक रूप से निर्भीक हैं, बेबाक हैं, स्वतंत्र हैं। जो परंपरागत मीडिया चाहे प्रिंट हो चाहे विजुअल हो, और विजुअल प्रिंट से कहीं ज़्यादा नहीं रहा है, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये जान के मनोज जी को तो खास खुशी होगी, लेकिन आप सब भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि मेरे को इंटरव्यू करने में पहले कुछ साल पहले सोशल मीडिया के इंटरव्यू रिक्वेस्ट को थोड़ा विलंब से मानता था, आसानी से हाँ नहीं कहता था। कोई चैनल पूछे तो पहले हाँ कह देते थे। अभी कोई 4-5 महीने पहले कई सारे मेरे सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए। मैं नाम नहीं लूँगा, जो पहला इंटरव्यू आया तो उस पर मैंने देखा कि उसकी व्यूअरशिप है 9 करोड़, और वो नंबर 4 था। वो नंबर 4 था देश में। जो हर महीने ये रिपोर्ट होता है, अगस्त का रिपोर्ट होता है, सितंबर का रिपोर्ट होता है, हर महीने ये प्रकाशित होता है। जो उस वक्त नंबर 1 था उसका था 13 करोड़। जिसने मेरा इंटरव्यू लिया वो 9 करोड़ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये एक सावधानी का सिग्नल देती है परंपरागत मीडिया को, विजुअल और प्रिंट को, कि आप में इतनी गिरावट तो आ गई है और गिरेंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन साथ साथ ये चेतावनी वहाँ जाती है, लेकिन साथ साथ ये चेतावनी है इस सामाजिक मीडिया को भी। ये चेतावनी है एक जिम्मेवारी की, क्योंकि सामाजिक मीडिया में भी कोई सीमा नहीं है गलत काम करने की। सीमा अगर है तो वो है आपका ज़मीर, आपका संतुलन, आपकी मर्यादा। उससे ज़्यादा सीमा नहीं, बल्कि कम सीमा है विजुअल से भी। हाल तक तो इस पे कोई नियंत्रण भी नहीं था। और अगर आप उस सोशल मीडिया के साथ, अभी तो शुरुआत है, AI को जोड़ दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो आप सोच सकते हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते शायद कि विकृत काम करने की संभावनाएं और सीमाएं क्या हो सकती हैं। इसलिए साथ साथ आपके सफलता के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और आपको वो जिम्मेवारी समझना आवश्यक है। आप विशेष रूप से सामाजिक मीडिया को बिलोंग करते हैं, आप एक युवा सामाजिक मीडिया के हिस्सा हैं, और आपका अभी तक बहुत बड़ा स्कोप आगे बचा है। इसलिए मैंने ये कहा। और ये कहना कि आप मानहानि का कानून का एक कोई याचिका डाल दीजिए, तो वो कोई उत्तर नहीं हुआ। मानहानि के कानून हमारे यहाँ, कानून तो सख्त है, उसको कार्यान्वित करना बड़ा कमज़ोर है। मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, ललित साहब बैठे हैं, अगर आप सरकार में ना हो तो, नहीं तो लागू हो जाता है, थोड़ा जोर से। फ्रेंड्स, सिक्स्थली, I am a proud Indian, but if I am constructively critical, I am not anti-national. I am constructively critical as a citizen, not as a member of parliament, not as a lawyer, not as a this or that. I am constructively critical because I also want, like you do, for India to be a superpower in 2047, or before or after. I also believe that the world's largest democracy, with the world's longest constitution, with a jurisprudence which will embarrass the best and the brightest in America or England or Europe, with judges and the legal profession which is second to none in the world. I am proud of that. And that is why when I see these figures, my friend Mr. Qureshi quoted one. I have a whole list of figures because I checked it out before coming here. The 2024 Press Freedom Index he cited, which is 159 out of 180. More alarming, the same foundation publishes a second index called the Security of Journalists Index, a world index measuring the security which journalists experience in the working ecosystem where they work.
That figure is more alarming. India is 172 out of 180. Namely, journalists for speaking freely, or for speaking strongly, or for speaking honestly, or for speaking independently are endangered. If India is only 8 above the 180 list, then it's a very, very bad black sign for the world's largest democracy. Incidents tell us, perhaps you don't know that in 2023-24, 103 journalists have been targeted by state actors and 90 plus by non-state actors, targeted for being journalists. These are published figures. Without going into the merits, and there's a separate subcategory which I don't want to, female journalists, targeted and hurt even more. There is a separate list of persons. For example, I don't see any reason why a man called Kappan should be in jail for 4 years. That is beyond the middle figure of any under trial for normal long offences in incarceration, even after conviction. He's been there as an under trial for 4 years. He's a Kerala journalist. Take sedition. More than 2 years ago, no less than the number 1 law officer of the country, the learned Attorney General, made a statement before the then Chief Justice of India, 3 years ago, not 2, 3 years ago, that we will keep in abeyance all sedition prosecutions. You know, sedition and journalists intersect the most. They are frequent intersectors when you want to harass journalists. It's a statement recorded in an order in the middle of 2021 in the Supreme Court. It is then repeated 4 months later, and all prosecutions were kept in abeyance, and the government stand was that we will rethink, reconsider. And then, after a year, the Law Commission gives a report which reincarnates sedition in even a stronger form, but the government at that time expressed surprise and said, this is the Law Commission, we are distancing ourselves, we don't know about it. That sounds a little difficult to believe, but that's what happened a year later. And after that, sedition was quiet for 2 years. The figures prior to the 2 years, from 2014 to 2021, show more sedition cases filed than ever before, more arrests for sedition than ever before, and more under trials, incomplete trials for sedition, which is the heart of free speech, than before. But from 21 it stopped. I was surprised to find that in the new Sahitas, which have yet to be activated, sedition is healthy, alive and kicking. The Sahitas, the 3 Sahitas we have in place of the IPC, the CRPC and the Evidence Act, broadly, with some difference in language and rechristening and renaming, have reincarnated sedition, which may have been in the statute book for 70 years, but ought not to be used in the way it has been used prior to 2021. Well, friends, in the end, Napoleon, who by the way himself was a dictator and a very successful one at that, he became Emperor of Europe at 29. He said that 4 hostile newspapers are more to be feared than 1,000 bayonets. This is coming from a man who had conquered the whole of Europe at 29. Ultimately, friends, we have to live in a system where a free press is defined as one which prints a dictator's speech but does not have to print it. Thank you.